नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। केंद्र सरकार के नए कानूनों के खिलाफ पिछले 20 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं और इस बीच केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कई बार की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। हालांकि सरकार ने किसानों को मनाने के लिए अगले दौर की बैठक की तैयारी कर ली है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि 10 और संगठन सरकार के साथ आ गए हैं। सरकार किसी भी समय उनसे बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ये 20वां दिन आप देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर पर, जो कि किसान जत्थेबंदियां धरने पर बैठे हुए हैं और ये स्थिति लगातार जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ जिस तरीके से किसान लामबंद हुए हैं, उसकी एक बार फिर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली के बॉर्डर की, सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर किसानों ने तंबू गाड़ दिए हैं और किसान आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि कई दौर की बातचीत हो चुकी है, हम आगे की दौर की बातचीत के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इन सर्द रातों में, दिसंबर के महीने में भी किसान अपने हक की लड़ाई के लिए बॉर्डर पर डटा हुआ है। वहीं किसान खाना भी तैयार कर रहा है, कपड़े भी धुल रहा है। तो 20वें दिन की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे और बारीकी से इस खबर को जानेंगे। विनीत हमारे सहयोगी सीधा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजीव हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। विनीत, सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा। किस तरह का और आंदोलन 20वें दिन देख पा रहे हैं, किस तरह की और आवाज़ और बाकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं चंडीगढ़ में, क्योंकि ये सिलसिला पंजाब से शुरू हुआ और अब देश भर में इसकी चिंगारी पहुँच चुकी है। बिल्कुल, देखिए सुनील, सीधे तौर पर अगर आंदोलन की बात करें तो लगातार आंदोलन जो है वो पंजाब के अंदर जारी है, हरियाणा के अंदर जारी है। इसके अलावा दिल्ली बॉर्डर की बात करें या विभिन्न इलाकों की बात करें, हर एक जगह किसानों के लिए लोग जो हैं वो लामबंद होते नजर आ रहे हैं। किसान भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का मार्ग जो है वो प्रशस्त करे हुए हैं। हालांकि डेडलॉक की सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि ना तो सरकार पीछे हटने को तैयार है, ना ही किसान जो है वो पीछे हटने को तैयार है। तो ऐसे में इस डेडलॉक की सिचुएशन को किस तरह से हल किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बनता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करें तो अपने आंदोलन को किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो और तेज करने की रणनीति बनाती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से दिल्ली के विभिन्न जो कह सकते हैं निकासी के रास्ते हैं या दिल्ली एंटर करने के रास्ते हैं, वहां पर लगातार जाम की सिचुएशन देखने को मिल रही है। वहां पर लगातार किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो धरना प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। तो ऐसे में जिस तरह से पंजाब से भी उनको सपोर्ट मिलती नजर आ रही है, अंशक तक किसान जत्थेबंदियां कर चुकी हैं। तो ऐसे में सरकार इस डेडलॉक की सिचुएशन से किस तरह से दिल्ली को उबार पाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार को किसानों के मसले पर संजीदगी से विचार करके कोई हल निकालने की जरूरत है। नहीं तो आम दिल्ली वासी जो हैं वो अब इस आंदोलन की मार का कहीं ना कहीं प्रभाव झेलते हुए भी नजर आएंगे। जी, चंडीगढ़ में दोनों प्रदेशों की इबारत लिखी जाती है। दोनों प्रदेश की सेहत के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए व्यवस्थाएं होती हैं। विनीत, हरियाणा और पंजाब, ऐसे में चंडीगढ़ में जो स्थिति देखने को मिल रही है, तमाम बड़े नेता वहां निवास करते हैं, उनके आवास हैं, वो वहां पहुंचते हैं, दोनों ही राज्यों के। यहां से किस तरह की तकरीरें दी जा रही हैं? देखिए सुनील, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के अंदर इस वक्त का जो माहौल देखने को मिल रहा है, चंडीगढ़ में एक तबका ऐसा है जो लगातार किसानों की हिमायत में सड़कों पर उतरता हुआ नजर आता है। कभी वो तबका जो है कैंडल मार्च निकालता हुआ नजर आ रहा है, कभी रोष मार्च निकाले जा रहे हैं, कभी धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कर्मचारी वर्ग जो है वो अपने लहजे में किसान आंदोलन को समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियों की सरगर्मियां जो हैं वो काफी तेज निकलती नजर आ रही हैं। जिस तरह से पंजाब एकता पार्टी के जो संयोजक हैं सीधे तौर पर सुखपाल सिंह खैरा, उनकी बात करें, वो आज एक नया शगुफा लेकर आए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस डेडलॉक की सिचुएशन को बाहर निकालने के लिए केंद्र को रायशुमारी करवाने की जरूरत है, कि वोटिंग करवा लें, रायशुमारी करवा लें कि आखिर ये कानून जो है
क्या हितैषी हैं या फिर नहीं, और इनको कहां कहां पर लागू किया जा सकता है, ये एक बड़ा मसला यहां पर उन्होंने खड़ा किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से बीजेपी की तरफ से आज चंडीगढ़ के अंदर जनता को जागरूक करने के लिए एक यहां पर महापंचायत भी लगाई जा रही है। हालांकि हरियाणा के जो कह सकते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जो हैं वो इसमें शिरकत करने वाले हैं। तो ऐसे में बीजेपी जो है अब शहरी एरियो को टारगेट करती हुई नजर आ रही है। शहरी एरियो में उनकी तरफ से प्रेस वार्ताएं की जा रही हैं, महापंचायतें की जा रही हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन अहम मसला है गांव का, क्योंकि गांव जो है वहां पर खेती होती है, किसान ज्यादातर गांव में पाए जाते हैं। तो ऐसे में उन एरियो में बीजेपी कब दस्तक देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है और यहीं पर लगातार रणनीतियां बनती नजर आ रही हैं। कैप्टन सरकार अपने ढंग से इस किसानी आंदोलन को समर्थन दे रही है, आम आदमी पार्टी अपने ढंग से समर्थन देती नजर आ रही है, लेकिन हरियाणा में काफी सरगर्मियां हैं इस आंदोलन को लेकर, क्योंकि जेजेपी पर लगातार दबाव जो है वो बढ़ता सा नजर आ रहा है। जी विनीत, एक और बात कही गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सिंघू बॉर्डर से होती है तो वो पूरे प्रदेश भर में आह्वान किया जाता है वहाँ से किसानों को लेकर। ऐसे में ये कहा गया कि पंजाब में और पंजाब के साथ साथ देश भर के किसान, आह्वान तो देश भर का किया गया लेकिन पंजाब का जिक्र इसलिए क्योंकि पंजाब से आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बुलंद हुई है इन कानूनों को लेकर। ये कहा गया कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो बड़े घराने हैं उनके प्रोडक्ट को किनारे किया जाएगा, उनका बहिष्कार होगा, यहाँ तक कि जियो मोबाइल का विरोध होगा। क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए, तस्वीरों की बात करें तो पिछले दिनों ही तस्वीरें जो हैं वो स्पष्ट हो चुकी थी जब रिलायंस मॉल के बाहर किसानों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया था। रिलायंस अगर पेट्रोल पंप की बात करें तो उनके बाहर भी धरना प्रदर्शन शुरू हो गए थे, लेकिन बाद में जब पेट्रोल पंप मालिक जो हैं वो किसानों के साथ बातचीत करने के लिए आ गया है, उन्होंने कहा कि हमारा व्यापार जो है वो इससे कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। तो उसके बाद पेट्रोल पंपों से तो धरना उठा लिया गया, लेकिन अभी भी अगर हम टोल प्लाजाओं की बात करें, जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनकी बात करें, वहां पर धरने जो हैं वो जारी हैं। और अब तो एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है कि जियो के जो सिम है उसको पोर्ट करवाने का सिलसिला जो है वो पंजाब में लगातार जारी है। हजारों की संख्या में हर रोज लोग जो हैं वो जियो के सिम को दूसरी कंपनी के सिमों में पोर्ट करवाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी दबाव बनाया जा रहा है और अडानी और अंबानी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका सीधे तौर पर यहां पर किसान जो हैं या पंजाब के लोगों की बात करें वो बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्हीं कंपनियों के इशारे पर केंद्र की मोदी सरकार जो किसानी है उसका निजीकरण करने पर तुली है। तो ऐसे में जब इनका बहिष्कार होगा तो फिर मोदी सरकार पर दबाव बनता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में एक नया यहां पर रास्ता जो है वो किसानों ने इख्तियार किया है, लोगों ने इख्तियार किया है। हालांकि इसका इन कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और मोदी सरकार इसको किस लहजे में लेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल विनीत, जाहिर तौर पर हालांकि बहिष्कार आप बता रहे हैं कि शुरू हो चुका है, अब बाकी कंपनियों की भी धड़कनें बढ़ गई होंगी कि आखिरकार इस तरह की अगर मुहिम चल चुकी है और ये अगर ट्रेंड करने लगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, राज्य दर राज्य यह स्थिति बिगड़ती जाएगी। राजीव हमारे सहयोगी दिल्ली से बने हुए हैं। राजीव, 20वां दिन, क्या कुछ अपडेट, किस तरह की तस्वीरें दिल्ली के हर एक बॉर्डर, हर एक नाके पर, क्या कुछ चहल पहल? देखिए बिल्कुल दादा, जिस तरीके से दिल्ली के जो तमाम जो रास्ते हैं यानी कि बॉर्डर हैं या फिर कहें रास्ते हैं, वो सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं किसानों की तरफ से, और किसान अभी भी बैठे हुए हैं। यानी कि लगभग 20 दिन हो चुके हैं और 20 दिन से किसान वहीं के वहीं डटे हुए हैं और उस रास्ते को खाली नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर रास्ते खाली करते हैं तो सरकार के ऊपर से प्रेशर हट जाएगा और सरकार कहीं ना कहीं अपनी मर्जी करेगी। मगर अभी भी इसीलिए बैठे हुए हैं ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे। मगर इसी बात करें जिस तरीके से किसानों की, किसान अभी भी कह रहे हैं सरकार चाहे बेशक हमसे कितनी भी बात कर ले, बातचीत का दौर दोबारा शुरू किया जा सकता है, मगर जिनसे वो बातचीत कर रहे हैं यानी कि कुछ चुनिंदा नेताओं से ही बातचीत कर रहे हैं सरकार, ना कि बाकी संगठनों से। जिस तरीके से बाकी संगठन नाराज जरूर नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है सरकार सिर्फ उनको तोड़ने का काम कर रही है, ना कि उनके जो आवाज है उनको सुनने का काम कर रही है। मगर सरकार की बात करें तो सरकार अभी भी कह रही है कि हमारे साथ बेशक 10 नेता बात करें या 15 नेता बात करें या 20 नेता बात करें, हम सबके लिए स्वागत कर रहे हैं और सब आए, बैठ के बातचीत करें, बातचीत से ही सोल्यूशन निकाला जा सकता है। मगर किसानों की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि हम जब तक नहीं बातचीत करेंगे, यानी कि हम जो मानेंगे नहीं जब तक सरकार जो है वो कानून वापस नहीं लेगी। मगर सरकार है वो कानून वापस नहीं लेना चाह रही है और बीच का रास्ता ढूंढती नजर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं इनके बीच में वो आम जनता पिसती चली जा रही है जो दिल्ली के अंदर रहती है या फिर दिल्ली से ट्रांसपोर्टेशन चलता है या फिर कहें दूर
सब्जी वगैरह जो जो आती है, यहाँ सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। और यहीं पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ने के साथ साथ कह सकते हैं राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर या फिर पार्लियामेंट के अंदर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार प्रेशर के अंदर जरूर आ रही है और सरकार शायद उस प्रेशर को कम करने की कोशिश भी कर रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं दो गुटों के अंदर बांटती नजर आ रही है किसानों को। जी राजीव, बॉर्डरों की स्थिति जानना चाह रहा हूं कि बॉर्डरों पर क्या कुछ स्थिति है फिलहाल, और दूसरा ये भी राजीव कि जो किसान 20 दिन पहले जो निकले थे दिल्ली की ओर, जिन्होंने कूच किया था, क्या वो लगातार वही लोग बैठे हैं या फिर उनके परिवार से या बाकी किसान आ रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं घर उनको सपोर्ट करने के लिए? क्योंकि ये भी सुनने को आ रहा है कि अगर 2 किसान बॉर्डर से घर वापस जाते हैं तो 6 वापस उधर से आते हैं, उनका समर्थन करते हैं, वो बैठते हैं। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। किस तरह की तस्वीर, आपने क्या कुछ समझा? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें कहीं ना कहीं जो हमने देखा वहां पे महसूस किया वो यही था कि किसान जा कम रहे हैं, आ ज्यादा रहे हैं। यानी कि अभी भी लाखों की तादाद के अंदर, संख्या के अंदर किसान बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो उनके परिजन जो अभी भी गांव में रुके हुए हैं या किसी भी शहर के अंदर रुके हुए हैं या किसी भी गांव के अंदर है, वहां से लगातार यहाँ पर आने की प्रक्रिया चल रही है। और कहीं ना कहीं डेली कम से कम कुछ नहीं तो कई हजार लोग यहाँ पर दिल्ली के अंदर आने की कोशिश करते हैं और दिल्ली के अंदर आ भी जाते हैं। और लगातार एक हुजूम सा बनता चला जा रहा है, क्योंकि लाखों की तादाद के अंदर किसान यहाँ बैठे हुए हैं और किसान लगातार एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उसे टोल फ्री करने की बात हो या फिर हाईवे है उनको फिर रोकने की कोशिश की गई, जहां तक कि दिल्ली पुलिस भी संभाल नहीं पा रही है और राज्य की पुलिस भी है वो भी संभाल नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद हो चुकी है किसानों की। वो कहीं ना कहीं देखने में एक लगता है कि हाँ एक बड़ा सैलाब है, बड़ा ही कह सकते हैं प्रदर्शन चल रहा है। जी किस तरह से रात बीत रही है अन्नदाता की राजीव, खुले आसमान के नीचे? क्या वहाँ पर वाकई में व्यवस्था कुछ की जा रही है उन लोगों के लिए जो धरना कर रहे हैं? गांधीवादी तरीके से किसान अगर प्रदर्शन कर रहा है और वो बैठा हुआ है तो जिम्मेदारी बाकी लोगों की भी बढ़ जाती हैं। क्या वो समाज के ठेकेदार जो अब तक जरा जरा सी बातों को लेकर सामने आते थे, वो लोग आ रहे हैं किसानों के इस मसले पर आगे, अन्नदाता के सहयोग के लिए? क्योंकि किसान तो चल पड़ा, उसने तो राशन बांधा कमर से और वो चल दिया दिल्ली की ओर, लेकिन क्या वहाँ उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं हो पा रही हैं? सरकार तो भूल ही जाओ। जिस तरीके से बात करें कि जिस तरीके से किसानों की, तो किसान बेशक दिन में बैठते हैं, दिन में तो किसी तरीके से दिन कट जाता है क्योंकि प्रदर्शन करना है, इधर उधर घूमना है और कहीं ना कहीं नारेबाजी लगानी है, दिन तो कट जाता है। मगर रात की बात करें तो रात में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर ठंड का कहर बढ़ता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं ठंड इतनी हो चुकी है कि लोगों को घरों के अंदर रुकना दिक्कत हो रही है, कहीं ना कहीं रजाई की जरूरत पड़ती है। तो खुले आसमान के नीचे कितना सोचिए कि वो किसान कैसे रहता होगा, उनके ऊपर महसूस कीजिए। जब हमने देखा था तो कहीं ना कहीं हमें भी लगा था कि नहीं, सरकारों को इनकी बात सुननी चाहिए और सरकार कहीं ना कहीं इनका सोल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि लगातार 20 दिन से दिल्ली के जो रास्तों पर बैठे हैं, यानी कि बॉर्डरों पर बैठे किसान, वो कहीं ना कहीं रात में बड़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। और कहीं ना कहीं महिलाओं को तो कहीं ट्रॉली के अंदर या फिर जो टेंट वगैरह बनाए हुए हैं उनके अंदर सो जाती हैं वो, मगर जो जेंट्स है वो कहीं ना कहीं रात गुजारने के लिए मजबूर हो जाता है बाहर। बाहर जब मजबूर होता है तो कहीं ना कहीं उसको आग का सहारा लेना पड़ता है, रात भर भी कहीं ना कहीं आग जला के बैठे रहते हैं और किसी भी तरीके से एक रात गुजारने की कोशिश की जाती है। मगर जो उनकी रात गुजारने की कोशिश है वो सरकार को नजर नहीं आती और सरकार शायद अभी तक इसीलिए शांतिपूर्ण बैठी हुई है। उनको लगता है कि किसान थोड़ी देर 1-2 दिन और बोलेंगे और उसके बाद में प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे किसान अपने घर चले जाएंगे। मगर कहीं ना कहीं किसानों का हुजूम और बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि गांव में जितने भी किसान हैं या उनके परिजन हैं वो लगातार आने। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव आपका। साथी विनीत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,
वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट और अन्य मसलों पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने सवाल किया कि अगर दिल्ली में सुविधाएं तैयार की जा सकती हैं तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। केजरीवाल ने कहा कि यूपी ने अब तक गंदी राजनीति देखी है, ऐसे में अब उसे नया मौका मिलना चाहिए। देश के सबसे बड़े राज्य में अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं हो सकती हैं। और केजरीवाल ने पूछा है कि यूपी में मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी क्यों नहीं मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा है कि दिल्ली में यूपी के काफ़ी लोग रहते हैं और उन्होंने उनसे अपील की और यूपी में दिल्ली जैसी सुविधाएं के लिए उन्होंने कहा कि ऐसी सुविधाएं जो दिल्ली में मिल रही हैं, ऐसी सुविधाएं यूपी में मिलनी चाहिए। केजरीवाल बोले कि यूपी की जनता पुरानी राजनीति से त्रस्त हो चुकी है और आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हो रही है, इसलिए हम ऐलान करते हैं कि 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी यूपी में विधानसभा का बिगुल फूंकेगी। आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। क्योंकि हालांकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो सुविधाएं हम दिल्ली में दे रहे हैं वो यूपी को क्यों नहीं दी जा सकती। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अब यूपी में बिगुल फूंकने जा रही है और सीधे तौर पर 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी उतरेगी। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। कर्नल दयानंद दुबे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त जुड़े हुए हैं, माफ़ कीजिएगा, कर्नल दयाशंकर दुबे हैं और प्रीतपाल सलूजा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। दयाशंकर जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? अच्छे से। प्रीतपाल जी, सुन पा रहे हैं आप? प्रीतपाल जी, आपको आवाज़ मिल रही है? जी, आवाज़ आ रही है। प्रीतपाल जी, बहुत स्वागत पहले आपका। जी नमस्कार। आप लोगों ने बिगुल फूंक दिया है। 2022 में आप लोग यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के? और देश का सबसे बड़ा सूबा आम आदमी पार्टी, उसके लिए कितनी तैयार? देखिए सर, आज हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने इसका ऐलान कर दिया कि 2022 हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का। और जहां तक रही तैयारी की बात, हम लोग जब दिल्ली में 2013 में जब चुनाव में उतरे थे तो हम लोग अनभिज्ञ थे, कोई जानकारी हमारे पास थी नहीं, कोई अनुभव नहीं था हमारे पास। अब हमारे पास आज की डेट में 8 साल का अनुभव है हमारे पास है
3 बार दिल्ली में सरकार बनाकर और बाखूबी 5 साल लगातार सरकार चला के हमने दिखा दी। पंजाब में एक मुख्य विपक्ष के रूप में हम बैठे हुए हैं। अब हमारे पास अनुभव की कोई कमी नहीं है और देश के सभी लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि दिल्ली के अंदर जो शीला दीक्षित कहा करती थी 2013 में कि बिजली के दाम कम नहीं हो सकते हैं, और हमने ये कहा था कि बिजली के दाम हम कम करके दिखाएंगे। और हमारे एजेंडे में ये नहीं था कि हम दिल्ली में मुफ्त बिजली देंगे। आज के दिन हम 200 यूनिट दिल्ली में बिजली मुफ्त दे रहे हैं। और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो हम लोगों ने नुक्कड़, हर मोहल्ले के नुक्कड़ तक एक स्वास्थ्य सेवाएं जो हम लोगों ने खड़ी कर दी, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, पॉली क्लिनिक के नाम पर। और जो हमारे सरकारी स्कूल हुआ करते थे दिल्ली में, जब हम लोग 2013 में सरकार बनाई थी तो जब हम लोगों ने सर्वे किया था सरकारी, लेकिन प्रीतपाल जी, दिल्ली से उत्तर प्रदेश का आकलन करना ये तो जमीन और आसमान के माफिक है। उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां, देश का सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा, उधर फिर क्षेत्रीय पार्टी भी है आपके लिए। कैसे लगता है कि इतनी आसान हो जाएगी यूपी में राह? देखिए सर, जहां तक रही सभी पार्टियों, कई पार्टियां होना, तो सभी पार्टियों को उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जो जनता है उन्होंने बार बार मौका दिया, कई बार मौका दिया। अगर वो करना चाहती, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करना चाहती, आप शिक्षा के ऊपर अच्छा काम करना चाहती जी, अच्छी सड़कों पे काम करना चाहती, महिलाओं को सुरक्षा देने पे काम करना चाहती, तो अभी तक कर चुकी होती। मगर जब भी सरकार बदली है तो उसने पिछली सरकार के नाम पर एक तो कहा कि खजाना खाली है, और दूसरा कहा कि इससे ज्यादा हम कितना भ्रष्टाचार कर सकते हैं, उस ओर उन्होंने ध्यान दिया, काम पे ध्यान नहीं दिया। हमने दिल्ली के अंदर 2015 में 70 वादों के साथ उतरे थे और हम लोगों ने 70 से ठीक है, बीजेपी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं प्रीतपाल जी, चूंकि आपने तो बिल्कुल फूंक दिया, ऐलान कर दिया आज आपके मुखिया ने। बीजेपी का क्या कुछ मानना है? कर्नल दयाशंकर दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, नमस्कार। कर्नल साहब, बिगुल फूंक चुका है आम आदमी पार्टी, अब यूपी में दो हाथ के लिए तैयार है आप लोगों से। आप कितने तैयार सामना करने के लिए? अच्छा है, पहले तो मैं ये कहूंगा कि इन्होंने ऐसी मंशा व्यक्त की है, इसी के लिए इनका मैं स्वागत करता हूँ। अब स्वागत करता हूँ, इनका आगमन होता है, ये यहाँ रुक पाते हैं नहीं रुक पाते हैं, इसका आकलन प्रीतपाल जी ने कर लिया होगा। क्योंकि ये एक फैक्ट है जिसको हमें दृष्टिगत हमें काम करना पड़ेगा कि 2 करोड़ और 24 से 25 करोड़ इसके बीच की बात हो रही है। दिल्ली का जो है एक अलग माहौल था, किसी ही लगाए बिजली के तार को काट दिए किसी के घर से, गिमिक्स पैदा हो गया। आप अन्ना जी को आगे किए, अन्ना हजारे जी आए, पूरे दिल्ली को इकट्ठा कर दिया। आपने बस की यात्रा कर ली, कहा कि राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति भी कर ली। जितने उसके दिग्गज थे सब आपके सिद्धांतों को देखते हुए, चाहे वो विश्वास जी हो, चाहे जो भी हस्तियां हो, सब लोग धीरे धीरे चले गए अलग। अब रह गए हैं इनके खेवनहार भाई संजय सिंह जी, सुल्तानपुर के हैं यहीं के, और पूरी मेहनत कर रहे हैं। वो आते हैं, जो भी काम उत्तर प्रदेश में होता है उसके विरुद्ध में यदि कुछ भी एक आवाज उठेगी तो पहला व्यक्ति वो होकर जाके बगल में खड़ा हो जाएंगे। लेकिन चुनाव में और बगल में खड़े होने में फर्क है। चुनाव में सीधा आमना सामना होता है। भारतीय जनता पार्टी देश की ही नहीं बल्कि विश्व में अब सबसे बड़ी पार्टी है। आप देखते हैं किस तरह से हम पन्ना प्रमुख की राजनीति शुरू करते हैं और बूथ से होते हुए राष्ट्रीय स्तर तक चले गए। इन्होंने कहा कि लोगों को बार बार मौका मिला प्रीतपाल जी को। प्रीतपाल जी मेरे भाई, आप तो विद्वान आदमी हैं, अभी पहली बार ही हम लोग आए और पहली बार ही आप भी, अब दूसरा आपका हो गया, बल्कि आपको तो तीसरा भी कह सकता हूं मैं। लेकिन आप सोचिए, अभी आप डील कर रहे थे वहां पर कोरोना को, हाय तौबा मच गई आपसे, फिर लास्ट में केंद्र को हाथ लगाना ही पड़ा। आप वही व्यक्ति हैं ना जिसने कहा था कि बाहर वालों को हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो यहाँ आके आप क्या करेंगे? इन सब चीजों के दृष्टिगत मुझे लगता है इस पर सोच विचार यहाँ की जनता भी कर रही है। ये जरूर शगुफा आपने छोड़ दिया और ये जनमानस के बीच में ये तैर रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर। ठीक, प्रीतपाल जी सुना आपने, कर्नल साहब तो कह रहे हैं कि भाई आप लोग इस तरह की तो बातें करते हैं, आप लोगों से व्यवस्था दिल्ली में संभल नहीं पाती, आप यूपी फतेह करने की बात कर रहे हैं। और दूसरा एक और सवाल प्रीतपाल जी, क्या
इस तरह की भविष्य में तस्वीर बनेगी 2022 पहुंचते पहुंचते, चुनाव की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते, कि कोई गठबंधन, महागठबंधन का भी हिस्सा रह सकती है आम आदमी पार्टी? देखिए, आज जैसे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो ऐलान किया है, इसमें ये साफ कहा है कि हम एक विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में उतरेंगे। तो विकल्प का साफ मतलब ये होता है कि हम अपने आप को प्रस्तुत करेंगे दिल्ली के मॉडल को लेकर, वो हम उसी आधार पे यहाँ उतरेंगे। जैसे दयाशंकर जी कर्नल साहब ने इस बात को कहा कि दिल्ली में हम कुछ नहीं कर पाए और यहाँ पे आके हम करने जा रहे हैं, तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश के किसी गांव या गोरखपुर ले लीजिए, आजमगढ़ ले लीजिए, बलिया ले लीजिए, यहाँ पे किसी के घर में कोई बीमार होता है तो अस्पताल अगर उसको भेजता है तो वो दिल्ली ही भेजता है। तो दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं हमने अच्छी की है, तभी दिल्ली की ओर लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश वाले। क्यों नहीं दयाशंकर जी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाए? आज उनको 3.5 साल होने वाले, 4था साल ये लग गया है, 1 साल बचा इनके पास। ये 4 साल में क्यों नहीं स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी खड़ी कर पाए? क्यों नहीं शिक्षा की व्यवस्था अच्छी कर पाए? क्यों नहीं महिलाओं की सुरक्षा? ठीक है प्रीतपाल जी, आपके सवालों के जवाब भी कर्नल साहब से लूंगा और कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन पर भी चर्चा करूंगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, जल्द लौटूंगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर कि आम आदमी पार्टी ने बिगुल फूंक दिया है। 2022 में यूपी में आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में होगी। अब सवाल यह है कि आखिर किस समीकरण बनेंगे और किसके बिगड़ेंगे आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में पहुंचने से। प्रीतपाल सिंह सलूजा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। प्रीतपाल जी, देखिए ये बात तो तय है, हालांकि अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं अग्रिम आप लोगों को कि आप अपना विजयी रथ यूपी में आगे बढ़ाएं और जीतकर आप जिस मंशा के साथ जाएं उसके अनुरूप आप काम करें और आपकी विजय हो। लेकिन इतनी राह आसान नहीं है यूपी की, ये आप भली भांति समझते भी हैं, जानते भी हैं। तमाम सारे समीकरण हैं, तमाम फैक्टर हैं। उन समीकरणों को, उन फैक्टरों को कैसे आम आदमी पार्टी भेद पाएगी और किसको सबसे ज़्यादा नुकसान यूपी में आम आदमी पार्टी के जाने से? देखिए सर, जैसे अभी दयाशंकर जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में राह बड़ी मुश्किल है इनकी, कि आए हैं टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। तो इसी तरह का गुरूर जो है वो 2013 में शीला दीक्षित जी जो 15 साल पे लगातार सरकार चला रही थी, कोई ये कह नहीं सकता था कि उनको कोई डिगा पाएगा। उनकी क्षेत्र में जाके
माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उनको हराया था और दिल्ली के अंदर सरकार बनाई थी। उत्तर प्रदेश के अंदर हम दिल्ली मॉडल को लेकर घर घर तक जाएंगे। हमारा संगठन का ढांचा लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ स्तर तक तैयार हो चुका है। हम कोई भी बात, हम एक स्मार्ट पार्टी हैं, हम जो भी बात रखते हैं वो कॉन्क्रीट रखते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि जब तक वहां की पुकार नहीं होगी उस राज्य से हम वहां चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको जानकर ये जानकारी पहले से होगी कि दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों के तकरीबन 45 से 50% की जो संख्या वहां रहती है, जिनके माता पिता यहाँ रह रहे हों या उनके पुत्र दिल्ली में पढ़ रहे हों, तो दिल्ली की जो व्यवस्था है, जो उनकी सुविधाएं हैं, वो प्राप्त वहां पे तो कर रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश में अगर उनके माता पिता रहते हैं, सबसे बड़ी चुनौती प्रीतपाल जी क्या मानेंगे आप यूपी में कि आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी चुनौती इस चीज से होगी, इस चीज की होगी और इस पर हमें काम करना होगा, क्या है वो आपके लिए यूपी में? हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छा करना, उत्तर प्रदेश की शिक्षा जो सेवाएं उसको अच्छा करना, जो टूटी फूटी सड़कें हैं, युवाओं के लिए नौकरियां नहीं है, 69,000 नौकरियां यही दयाशंकर जी की सरकार वो अभी तक नहीं दे पाई है। इन सब व्यवस्थाओं को, महिलाओं को सुरक्षा देना। क्या दिल्ली के अंदर हम लोगों ने मोहल्ला स्तर तक जो कैमरे लगा दिए, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं लगा सकती थी? महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती थी? यहाँ पे दलितों की हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में हम आएंगे एक विजन के साथ। हम जो जनता यहाँ की चाहती है, जैसे स्मार्ट मीटर का बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पे हुआ, जो घरों में 12 लाख स्मार्ट मीटर उत्तर प्रदेश सरकार लगाया है। प्रीतपाल जी, आप कह रहे हैं आप स्मार्ट पार्टी हैं, लेकिन फिर आप समझिए, मैं बार बार इशारा कर रहा हूं कि यूपी की परिस्थितियां दिल्ली के विपरीत हैं, जमीन और आसमान समझ लीजिए। दिल्ली का नागरिक जो आपका बूथ स्तर का है वो सभी पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं, चीजों को जानते हैं। यूपी में आप कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना करेंगे, पता लगा कि वहां पे जो आपने नींव रखी उस मोहल्ला क्लिनिक की सुबह ईंटों को निकाल के ले गए। पता लगा आप सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहे हैं, उसी कैमरे के आगे जाके भैया जी नाच डांस कर दिए और फिर उसमें डंडा मार के तोड़ दिए। इस तरह की स्थिति भी है। प्रीतपाल जी, उत्तर प्रदेश की मुखिया ने यह बात कही थी कि हमारे पास रोजगार की कमी नहीं है, मगर क्या यहाँ का जो युवा है वो मैं वही कह रहा हूं, क्या उस सोच को, उस मानसिकता को बदल पाएंगे आप? हम ये नहीं, हमारी पार्टी इस बात को नहीं मानती है। हमारी पार्टी, आप उत्तर प्रदेश के काबिल लोग जो हैं वो बाहर जाके अच्छी स्थान पे बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को वो चला रहे हैं, बड़े अच्छे स्थान पे बैठ के वो काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के वो पढ़े लिखे नौजवानों को, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, आपकी बात आ गई। कर्नल साहब, आवाज मिल रही है आपको? कर्नल साहब फिलहाल नहीं है। प्रीतपाल जी, मैं फिर आपसे वही कह रहा हूं कि उस सोच को बदल पाएंगे, उस नैरेटिव जो लोगों के मन में है, और जो जरा सी बात पर खूनी संघर्ष हो जाता है। आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी, आपने यह भी देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ दिन रात कानून व्यवस्था को लेकर नए नए प्रयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वो बड़े बड़े अधिकारियों के इधर से उधर तबादले और तमाम सारे जितने प्रयोग हो सकते हैं वो कर रहे हैं कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। बावजूद इसके घटनाएं रुक नहीं रही। प्रीतपाल जी, बात समझिए, ये लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने का काम होता है पुलिस का। उत्तर प्रदेश की 40% जो पुलिस है वो इन्हीं मंत्रियों, यही भाजपा के मंत्री और छुटभैया नेताओं की सुरक्षा में लगी हुई है। तो वो पुलिस क्या कर पाएगी? हमको अपनी पुलिस पे पूरा भरोसा है, मगर इसको संचालित करने वाली जो सरकार है उसकी नीयत में कमी है। आम आदमी पार्टी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था 2013 में, जब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वहां सरकार में आए थे। ठीक है, आपने कुछ चुनौतियां बताई कि हमारे सामने ये चुनौतियां हैं। प्रीतपाल जी, आपने कहा शिक्षा बेहतर करनी है, स्वास्थ्य बेहतर करना है, महिलाओं की सुरक्षा हमें व्यवस्थित करनी है। कर्नल साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी। प्रीतपाल जी कह रहे हैं कि सारी व्यवस्थाओं को हम दुरुस्त करेंगे। आप एक बात बताइए कर्नल साहब, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए
हर तरीके के प्रयोग किए जा रहे हैं आप लोगों के द्वारा, हर तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि जल्द से जल्द ये कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक ठाक हो प्रदेश में। कितनी बड़ी चुनौती आप लोग फेस कर रहे हैं? और प्रीतपाल जी कह रहे हैं हम तो मॉडर्न पार्टी हैं, झटके में सारे काम हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो है भी मॉडर्न पार्टी। उसमें प्रीतपाल भाई की बातों को मैं कभी काटूंगा नहीं, मैं इसका समर्थन करूंगा कि ये पार्टी जो है बड़ी मॉडर्न स्टाइलिस्ट पार्टी है। इसको थोड़ा दूसरे शब्दों में कहें तो नहीं, आपको शुरू में मैंने आग्रह किया था कि केजरीवाल जी सीढ़ी पर चढ़ गए, ब्रांडिंग बहुत तगड़ी कर देते हैं, मफलर ब्रांड, अब सर्दी फिर आ गई है, आपको पता ही है कहानी। अपनी सरकार में रहते हुए खुद भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और यही नहीं, मेरा कहना ये है कि ठीक है, इन ए पॉकेट ऑफ पॉपुलेशन फॉर अबाउट 2 करोड़ यू आर डूइंग, जो आपसे बन पा रहा है। वो कह रहे हैं शिक्षा में काम करेंगे और चिकित्सा स्वास्थ्य में काम करेंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य में कितना काम हुआ था? आपको याद होगा कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, पूरे जिस यूपी वालों का ये दम्भ भर रहे हैं कि यूपी वाले दिल्ली में रहते हैं, हम जुड़े हैं इसलिए हमको वोट मिल जाएंगे, तो यूपी वालों को क्या हाल किया, तुरंत निकाल। कर्नल साहब, ये चीजें तो देखिए, जब आप चुनाव में जाएंगे और अरविंद केजरीवाल होंगे, प्रीतपाल होंगे आपके प्रतिद्वंदी, तो आप ये सारी चीजें बताना। मैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कुछ जानकारी चाह रहा था। समाजवादी पार्टी की भी अब नजर छोटी छोटी पार्टियों पर है जो क्षेत्र स्तर में मजबूत हैं अपने अपने इलाके में। उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी भी वही सारी चीजें कर रही, कांग्रेस भी लगी हुई है, अजय कुमार लल्लू गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद हर जगह तक वो अपनी यात्राएं कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला एक प्रयोग जो किया गया लोकसभा चुनाव में बुआ और बबुआ वाला, इस बार यहां जैसे बिहार में आप लोगों ने फेस किया महागठबंधन को, ऐसे यहां पर कोई गठबंधन बनता है तो कितनी बड़ी चुनौती कर्नल दयाशंकर दुबे मानते हैं? देखिए, दयाशंकर दुबे तो पुरानी चीजों को, जो पृष्ठभूमि है, इतिहास है, उसी को देख करके सबक सीखता है आदमी। मायावती जी ने ऑलरेडी इनके साथ एक गठबंधन किया था। उस गठबंधन में उन्होंने देखा कि हमारा कोई लाभ नहीं हुआ, उन्होंने कहा मैं तोड़ रही हूं। अभी हाल के उनके स्टेटमेंट है 20 दिन पहले की, किसी भी हालत में मैं सपा से गठबंधन नहीं करूंगी। रही बात सपा की, तो सपा का कुनबा जो है वो पांडु और धृतराष्ट्र जैसा चल रहा है। चाचा भतीजे की लड़ाई के अंदर पार्टी ध्वस्त होती जा रही है। मुझे हमें कुछ नहीं करना है, वो अपने आप हो रही है। और जहां तक विषयों को लेके चलिए कि चाहे कानून व्यवस्था हो, कितना भी गड़ा हुआ है सर। मैं आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी ने भर्ती किया था 10,000 पुलिस वालों को, और बसपा की सरकार आई, मायावती ने एक ही झटके में उसको निकाल बाहर किया। हम भी तो भर्तियां कर रहे हैं अध्यापकों की। देखिए ना कि अभी हम लोगों ने 69,500 की भर्तियां शुरू की थी, उसमें से 31,000 को ज्वाइन कर दिया। मुख्यमंत्री छाती ठोक करके पूछ रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी कि भाई किसी ने किसी को लिया दिया तो नहीं, घुसखोरी तो नहीं हुआ, क्योंकि ये सब चीजें इतना भर गई थी इस प्रदेश के अंदर, जो हम तो उसी कीचड़ को साफ करते करते अब जलकुंभी बाहर निकाले हैं, अब पानी साफ हो रहा है। यहाँ एक गोमती रिवर थी, उसमें इतनी गंदगी फैला रखी थी, कर्नल साहब घोटाले कर रखे। कर्नल साहब देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की विधाओं को समझिए थोड़ा। हालांकि आप राजनीतिज्ञ हैं, आप बेहतर तरीके से जानते भी हैं, समझते भी हैं और तमाम एनालिसिस भी करते हैं, गहन मंथन चिंतन करते हैं आप लोग। विधानसभा चुनाव में प्रदेश का मुखिया चुना जाएगा, विधायक चुना जाएगा, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि। लोकसभा चुनाव में भी हालांकि व्यवस्था होती है ना, वो देश के लिए, यहाँ प्रदेश के लिए कैसी कैसी क्या क्या चीज़ें, जो एक वोट बैंक है, जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है प्रदेश के अंदर, उस वोट बैंक में आपने सेंध लगाई और आप बैठे सिंहासन पर। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये प्रयोग जो हमने दिल्ली में किए हैं, इन्हीं प्रयोगों को करके उन्होंने स्कूल मॉडल दिया, उन्होंने स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात करी है, बिजली पानी फ्री की बात करी, वाईफाई भी अब फ्री लगाएंगे। हालांकि प्रीतपाल जी ने कहा नहीं, वाईफाई का जिक्र नहीं किया, लेकिन वो भी वो फ्री करेंगे। ये फ्री वाला जो कैंपेन चलेगा आम आदमी पार्टी का, जो कह रहे हैं कि दिल्ली में हो सकता है तो यूपी में क्यों नहीं, उसको आप किस तरह से देख पाएंगे? मैं कहूँ जी कि जब गुजरात में चुनाव हुआ था तब भी ये गए थे वहां पर। जब लोकसभा में हुआ तो बनारस में केजरीवाल जी थे और विश्वास जी अमेठी में थे, वो भी हाल इन्होंने देखा है। देखिए होता क्या है, आपने भी देखा होगा कि बड़ी अच्छी खासी फिल्म चल रही होती है और उसी बीच में कोई जोकर आ जाए ना, तो लोग बड़ा प्रसन्न होते हैं, उससे बड़ा खुश भी होते हैं और वो बड़ा तालियां भी बजती हैं उसके ऊपर। लेकिन युद्ध जो है जोकर के बेसिस पर नहीं लड़ी जाएगी, जोकिंग नेचर से। प्रीतपाल जी चुनावी मैदान में जाएंगे, ये तो हालांकि उनके मुखिया ने तय कर दिया है। सवाल ये भी है
कि प्रीतिपाल जी वहां पर विजय पताका फहराएं, यूपी में नहीं फहराएं वो अलग विषय, वो मेहनत करेंगे, बाकी चीजें जनता के ऊपर डिपेंड है, लेकिन राजनीति के मायने बदलेंगे यूपी में फिर से, ये देखने को जरूर मिलेगा। हालांकि प्रीतिपाल जी गोवा में कमाल नहीं कर पाए आप लोग, वहां तो फिर से कमल खिल गया, निगम चुनाव में भी आप पिछड़ गए। आप कैसे कह सकते हैं कि यूपी योगी आदित्यनाथ से छीन लेंगे आप लोग? देखिए, नगर निगम के चुनाव में हमारे 71 पार्षद हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हम पहली बार चुनाव में उतरे थे और लोगों ने हमें प्यार दिया। हम इसको बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि मानते हैं इस बात को लेकर। और उत्तर प्रदेश में जैसे बार बार दयाशंकर जी इस बात को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आएगा तो कोई, इनका ये मानना है, ये भाजपा हर जगह यही करती है। अभी दिल्ली का जब चुनाव निकला तो इन्होंने हिंदू बनाम मुस्लिम कर दिया दिल्ली के चुनाव को, जबकि वहां पे जो कमी हमारी थी उसको लेके जनता के बीच में जाना चाहिए था, मगर इन्होंने शाहीन बाग और इधर उधर के मुद्दों को खड़ा किया और दिल्ली की जनता ने इनको जवाब दे दिया। ठीक है, हालांकि प्रीतिपाल जी सवाल कुछ और था मेरा, लेकिन आप लोग चलिए चुनावी मैदान में जा रहे हैं, अग्रिम शुभकामनाएं फिर से आपको। दुबे साहब बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े, सलूजा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जी हाँ, इस वक्त की एक और बड़ी अहम खबर जी, जो सारे चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव को लेकर जेजेपी का ऐलान सामने आ गया है। सभी वार्डों में उम्मीदवार, जी हाँ, धारूहेड़ा नगरपालिका चेयरमैन पद पर भी पार्टी उतारेगी उम्मीदवार। जेजेपी ने विधायक ईश्वर सिंह को सौंपी है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। ईश्वर सिंह को अंबाला नगर निगम का बनाया गया प्रत्याशी, यहां बड़ी उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, निकाय चुनाव को लेकर जेजेपी का ऐलान। सभी वार्डों में उम्मीदवार उतारेगी जेजेपी। धारूहेड़ा नगरपालिका चेयरमैन पद पर भी पार्टी उतारेगी अपना उम्मीदवार। ईश्वर सिंह को अंबाला नगर निगम का बनाया गया विशेष प्रभारी। पूर्व सीपीएस अनीता यादव को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, निकाय चुनाव को लेकर जेजेपी का एक बड़ा ऐलान। सभी वार्डों में उम्मीदवार उतारेगी जेजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर, जेजेपी ने विधायक ईश्वर सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ईश्वर सिंह को अंबाला नगर निगम का बनाया गया है प्रभारी। उनके अलावा बाकी अन्य लोगों को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ा ऐलान। सभी वार्डों में उम्मीदवार उतारेगी जेजेपी। धारूहेड़ा नगरपालिका चेयरमैन पद पर भी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। जेजेपी ने विधायक ईश्वर सिंह को बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। ईश्वर सिंह को अंबाला नगर निगम का विशेष प्रभारी बनाया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर।